अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। बेशुमार मौज़ूआत हैं, लेकिन सब मौज़ूआत का द मदर ऑफ ऑल टॉपिक्स आज फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और वही तमाम पुराने हथकंडे जो रियासती इदारों में कुछ शाह से ज्यादा वफादार लोग निभाते हैं और कभी कुछ सेन एडवाइस भी देते हैं अपने बड़ों को कि ये जो आहनी हाथों से चीजों को निपटा जाएगा, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, घर में दाखिल होकर और डाला सियासत ये की जाएगी, चेजिंग की जाएगी। ठीक है, बहुत सी बातें गलत भी हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कोई खराबी की होगी, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की मुदियत में FIR दर्ज है, लेकिन इसको हर काम को डिसेंटली भी किया जा सकता है, जिसके बारे में कौम अब समझ रही है कि जो हमारे मेमार हैं, यानी जो हमारे बड़े हैं, हमारे मुअल्लम हैं। देखें जी, रहबरी होते हैं ना, सियासतदान भी मुअल्लम की तरह होता है जो एक ट्रेंड सेट करता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। अगर वो नफरत की सियासत का बीज बोएगा तो नफरतें, ये जरूरी नहीं कि कोई सिर्फ सियासी मुखालफों के लिए नफरत करेगा। वो नफरत फिर अपने जाती मुखालफों को या जिससे भी इख्तलाफ राय होगा वो निचली ग्रास रूट्स तक आ जाएगी। इस बात का शायद हमारे बहुत से सियासतदानों को कोई इसका अंदाजा नहीं है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी की जोम पे, अपनी मकबूलियत के जोम पे किस हद तक मुआशरे को माइंड्स पॉइजन कर देते हैं। ये भी एक अहम इशू है। हमारे साथ बड़े एक जबरदस्त पैनल है, माशाल्लाह ज़हीन तरीन लोगों में से ये शुमार होते हैं लोगों का। हमारे साथ वीडियो लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं जनाब मियां इमरान मसूद साहब। आप सूबाई वजीर तालीम हैं और उसमें बड़ी इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं शोबा तालीम में, और उसके साथ आजकल भी शोबा तालीम में एक बहुत बड़े ओहदे पे, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के हेड भी हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान जो वीडियो लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे, अनदर वर्सटाइल डायनामिक जर्नलिस्ट एंकर जनाब डॉक्टर अली हमजा साहब। वी वेलकम यू ऑन बोर्ड डॉक्टर साहब। तो मियां इमरान मसूद साहब, मैं जो अभी बात कर रहा था इब्तदाई में, वो वही है कि वो डाला पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स ऑफ हाई हैंडेडनेस जो हमारे यहाँ एक थोड़ा सा नफरतों का जो एक ट्रेंड बनाया जा रहा है, और कोई चीज ऐसे समझ नहीं आ रही। ये तो बात का जैसे एक बात वाकई कही गई कि द कंट्री हैज गॉन टू द डॉग्स। तो इसका कोई हल सोल्यूशन, माशाल्लाह आप बड़े हैं इस कौम के, बड़ी खिदमात हैं आपकी, तो सोल्यूशंस आर ऑलवेज देयर। दे मे नॉट बी इजी सोल्यूशंस, लेकिन वो होते हैं। तो मैं चाह रहा था कि आपके मुंह से हमारे लोग सुने, कि एनालिसिस भी सुने एंड सोल्यूशंस भी। हम चूंकि डिस्कशन में आगे जो बढ़ते जाएंगे तो और बातें भी इसमें शामिल होते हैं। जी मियां साहब। देखिए, पाकिस्तान तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है इस वक्त जी, और इस वक्त जो है एक टोटल अनरेस्ट और एक टोटल कह लें कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इस हुकूमत पे, हमारे इकोनॉमिक सेटअप पे, वो शटर होके रह गया है जी। हमारा लोकल इन्वेस्टर जो है वो पैसे नहीं निकाल रहा, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। जो थोड़ी बहुत उसने सेविंग रखी हुई है वो उसने रखी हुई है कि वो देख रहा है कि शायद इस मुल्क में आइंदा फूड सिक्योरिटी का इशू जो है वो नजर आ जाए। फिर एक मिनी बजट पेश होने वाला है जिसमें महंगाई जो है वो अरूज पे जाएगी। अभी तो एक अरूज पे ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी जिसपे दवाइयां महंगी हो जाएंगी, जिसपे रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें, बिजली, पानी, सुई गैस, पेट्रोल वगैरह सब महंगा हो जाएगा। और जिन्होंने अपना डॉलर अकाउंट रखा हुआ है वो वैसे परेशान है कि किसी भी वक्त जो है वो डॉलर अकाउंट जो है वो उसको वो सीज कर देंगे, उसको बंद कर देंगे और वो पैसा जो है वो वहां से वो निकाल लेंगे। लोगों को तो अपने जो लॉकर्स है उसकी भी फिक्र पड़ गई है। इतना उन्होंने उसमें अंदर अपना सारी उम्र की पूंजी, जो सोना जो के रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है जेवरात को कि घर में कहीं चोरी ना हो जाए। तो ये अब जो हालात नजर आ रहे हैं इस वक्त, कोई ऐसी स्ट्रेटजी सामने नजर नहीं आ रही। अगर आप अपनी इकोनॉमी को जो है वो बोरोड मनी पे बेस करना चाह रहे हैं, पूरी स्ट्रेटजी, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कहीं से उधार मिल जाए, कहीं से हमें कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाए, कहीं से कर्जजात मिल जाए और हम अपना जो है वो यहाँ पे बगलें बजाना शुरू कर दें कि वाह जी वाह हमें कर्जा मिल गया, तो अब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस वक्त आपस में उनका बहुत ज्यादा तकरार है, तसादम है, और इतना सख्त तसादम है कि आते सारी केयर टेकर गवर्नमेंट में अरेस्ट जो है वो शुरू हो गए।
और एक बहुत बड़ी फीलिंग ये है कि केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है वो बायस्ड हैं और वो एक खास पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चलें, ये एक प्रोसेस है, इसमें से गुजरना पड़ता है, किसी ना किसी ने तो केयर टेकर लगना होता है। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की अपनी क्रेडिबिलिटी अगर डाउटफुल हो जाए और उस पर क्वेश्चनिंग शुरू हो जाए तो फिर ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो पूरा इन क्वेश्चन आ जाता है। और अभी कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने 4-5 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। अब हम एक मेजर स्टेप पे जा रहे हैं। 2 बड़े सूबों में जो है वो इलेक्शन होने वाला है, मैंडेट लेना है किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने लेना है। और हमारी कोशिश ये है कि अगर इलेक्शन होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। लेकिन ये जो तब आएगी जब आपके इलेक्शन रिजल्ट्स को माना जाएगा। अगर आप प्री पोल रिगिंग की तरफ चले जाएंगे और आपका जो मैंडेट है वो साफ शफाफ नहीं मिलेगा, तो मैं तो इस मुल्क में बिल्कुल अनारकी देख रहा हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि लोग तो सड़कों पे निकल आएंगे। आप जितने अरेस्ट करेंगे, जितना आप देखिए, इस वक्त जो है सियासत से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क को बचाने का इस वक्त फिक्र होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा रवैया नजर नहीं आ रहा जिससे कोई मुस्बत रवैया नजर आए, जिससे ये जो बड़े लोग हैं, हमारे सियासी लीडर्स जो हैं, ये मिलकर बैठे। क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफर देते तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या ऑपोजिशन को, आए मिलकर बैठे। लेकिन अगर आपने अपने केसेस को खत्म करवा लिया, नैब के लॉज को बदल दिया और आपने अपने आप को फैसिलिटेट कर लिया और आपकी इन्वेस्टमेंट सारी जो है वो मुल्क से बाहर है और आप एक आई वॉश के जरिए आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो ये मसले का हल नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं पॉलिटिकल ओहदेदार हूं, मैं एक लेजिस्लेटर हूं, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे नजदीक सबसे बड़ी जो अहमियत है वो इस मुल्क की बका है, इस मुल्क की इकोनॉमी है और गरीब आदमी का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो गया है। आप और हम, हमारी थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, हम जो कर लेंगे। एक सैलरीड बंदा किस तरह गुजारा करेगा जिसकी इनकम जो है वो बिल्कुल एक कह ले स्टक हुई है, वो सैलरी उसकी बढ़ नहीं सकती है। कितनी बढ़ जाएगी हर बजट में? 5% बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। तो ये जो मिडिल क्लास है ये हार्डेस्ट हिट है और ये सबसे बड़ा जो है इसके ऊपर प्रेशर है। तो जो आपने बातचीत अभी की अपने इंट्रो में मुझसे सवाल जो पूछा, तो मैं ये चाहूंगा कि हुकूमत वक्त और केयर टेकर गवर्नमेंट अपनी वर्किंग में, अपनी सोच में, अपनी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करें, कॉन्फिडेंस दें, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दें, आम इंसान को कॉन्फिडेंस दें, बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस दें, बैंक्स को कॉन्फिडेंस दें, स्टेट बैंक की जो वर्किंग है और जितने भी हमारे बैंक से, आप देखें ना, डॉलर आप लेने जाते हैं अपने बैंकों से, वो देते ही नहीं आपको, आपका हार्ड अर्न मनी डॉलर अकाउंट आपका पड़ा हुआ है। अच्छा मियां साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपसे तफसीली बात करूंगा थोड़ा। हम डॉक्टर अली हमजा साहब से को भी इसमें ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे अभी मियां इमरान मसूद साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया, इसमें somebody has to lead from the front, और यकीनन जो ड्राइविंग सीट पे होता है, प्राइम मिनिस्टर हुआ, गवर्नमेंट जो होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसको अगर रिकंसिलिएशन की बात करनी है, ग्रैंड रिकंसिलिएशन क्या लें, यानी जिसपे वो कह रहे हैं कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाए, मुल्क को निकाला जाए मुसीबत, तो हु इज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट? किसने करना है ये सारा? जिस तरह मियां इमरान मसूद साहब ने फरमाया कि अल्टीमेटली जब बुरी निजाम में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करते हैं तो वो लीडिंग फोर्स है जिसने सबको साथ लेके चलना है। लेकिन वी हैव टू रियलाइज कि इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट ये करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने यूथ लोन प्रोग्राम का आगाज कर दिया। मीन आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस जोक विद द कंट्री एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि यहाँ पे हमारे रिजर्व्स के इशू हैं, यहाँ पे एलसीज ओपन नहीं हो रही, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो हमारा बिल्कुल कहते हैं स्टेट पे आ चुका है, और हम यहाँ पे यूथ लोन प्रोग्राम इनिशिएट करके तस्वीरें खिंचवा के अपने ट्वीट अकाउंट में बता रहे हैं कि हम ये लोग, आपके अपने पास पैसे नहीं है, आपने दूसरों को लोन क्या देने। तो अगर आप ये कहते हैं कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब इस मामले में लीडिंग किरदार अदा करेंगे या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन जहां तक बात अभी हमने पकड़ धकड़ की और बिल्कुल आई वुड इंडोर्स मियां इमरान मसूद साहब के आपके इलेक्शन जो हैं, जब केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो ही गुफ्तगू में डिबेटेबल हो जाए तो देयर इज अ क्वेश्चन। 2018 में अस्करी साहब, हसन अस्करी साहब जो हैं, उन्हें जब वजीर आला बनाया गया तो नोबडी हैड एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, सो दैट वाज अ गुड चॉइस। फवाद चौधरी साहब के साथ ये जो सलूक रखा गया, रात को उन्हें रात के पहर गिरफ्तार किया गया, तो इससे इजहार हो गया कि हमारा वो जो 1980 और 90 की सियासी जो माइंडसेट है वो स्टिल पनप रहा है और जिंदा है, कि जिसमें इंतकाम है। हमें याद है 2018 के इलेक्शन में कई लोगों ने ये बात कही कि ये इलेक्शन 80 की सियासत का आखिरी इलेक्शन है, अब पाकिस्तान एक नए सिमत में जाएगा। 2023 में ये हम देखेंगे कि अब इस बार इलेक्शन पुराने अंदाज में नहीं होने वाला, जो मर्जी किया जाए। तो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी इंतहाई गलत इकदाम है, लेकिन ये इसमें अचंभे वाली बात मुझे फिलहाल नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती कि वी आर फॉलोइंग द रवायात, सियासी रवायात जो पिछली 3 दहाइयों में हमने इस्टेब्लिश की हैं। अभी मैं वो शेर मियां इमरान साहब से शेयर कर रहा था कि गुलशन के वीरा होने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। अब ये लफ्ज उल्लू बड़ा चुभने वाला लफ्ज है, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे मुराद ये है कि वो अपने अंदर मस्त है, उसे किसी की परवाह नहीं। उसे ये है कि मैं बच जाऊं, मेरा सर्वाइवल हो जाए, मेरे केस खत्म हो जाए, हमारी पार्टी बच जाए। एंड टू टेल यू द ट्रुथ, द हार्श फैक्ट इज nobody cares about the country। मुझे मुशर्रफ साहब का वो जुमला आज तक दिल में, वो कह रहे हैं घर किए हुए है कि सबसे पहले पाकिस्तान, ये वाली कहानी तो दूर दूर तक हमें किसी के दिल में नजर नहीं आ रही कि सबसे पहले पाकिस्तान और सबसे पहले पाकिस्तान। सो मैं ये नाउमीदी की बात नहीं कर रहा हूं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड वी हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी। So I don't foresee anything good. One thing that is happening, and in that present government को credit तो चला जाएगा, लेकिन the credit goes to something else। वो क्रेडिट है जो रशिया के साथ ऑयल के ऊपर एक मुआहिदा मार्च में डील होने जा रहा है। मेरे ख्याल से कोल्ड वॉर के बाद पहली पाकिस्तान और रशिया की ट्रेड डील होगी, जिसके अंदर चाइनीज युआन के जरिए परचेज होगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर द कमिंग फ्यूचर कि हमारी जो डॉलर की हेजमनी है वो ब्रेक होगी और हमारी डॉलर की डिपेंडेंसी कम होगी। एंड दैट्स वन ऑफ अ गुड न्यूज आई सी इन ऑल। ये एक सिल्वर लाइन है जो मुझे नजर आ रही है इस पूरी सूरत हाल के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक के जो गवर्नर है हमारे जमील साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी तरफ से क्योंकि मैं तो आप माशाल्लाह इंडिकेटर्स जितने इकोनॉमिक इन पे बड़ी डिटेल्ड बात करते हैं, बड़ी रिसर्च करते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ मिसपरसेप्शंस क्लियर करने की कोशिश की कि जी देखें ये एक हाइप क्रिएट किया गया कि मुल्क के अंदर जी डॉलर पता नहीं हमने कितने बिलियंस डॉलर्स देने हैं और इतने नहीं है, जबकि जो स्केल बताया जा रहा है उसका 10वां 12वां 5वां हिस्सा है जो हमने रीपे करना है कि अगले बजट आने तक या इस मालियाती साल के इख्तिताम तक। इसमें वो बज़ाहिर तो कुछ कहा जा रहा था कि ये 3.8 बिलियन डॉलर्स की सारा रह गया जो रीपेमेंट्स है इस वक्त, तो क्योंकि बाकी कुछ रोल ओवर हो गए हैं। इसका डॉक्टर साहब आपने कोई कंपैरेटिव एनालिसिस किया है? कोई ऐसा नहीं है। अगर इस बात में कोई सदाकत हो तो फिर स्टेट बैंक एलसीज ओपन करने से इनकार क्यों करे? इस बात में कोई सदाकत हो तो कराची के बिजनेसमैन अपनी चाबियां फैक्ट्रियों की लेके क्यों चले जाएं हुकूमत के पास कि ये आप सब रख लें चाबियां, आप संभाल लें। इसका मतलब है कि वो कहते हैं पर हो तो बगला बनता है। यहाँ पे पर नहीं है, यहाँ पे कई पर हैं, बल्कि पूरा बगला जो है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल के हालात में है, इकोनॉमिक हालात में। तो इट्स नॉट जस्ट कि नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। नैरेटिव क्रिएट को इनकाउंटर किया जा सकता है अगर आपकी सिचुएशन ठीक हो। आपकी अगर इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक है तो नैरेटिव जो मर्जी शोर मचाता रहे विल मेक नो डिफरेंस टू एनीवन। लेकिन आपका 252 रुपए का डॉलर हो गया है, द हाईएस्ट अभी तक वो पहुंच चुका है, मतलब तारीख पाकिस्तान की इकोनॉमिक तारीख में 252 का। आटे की आप बात कर लें, आप खुर्दोनोश की बात कर लें, अभी मियां इमरान साहब ने सही कहा कि जो सही हिट हो रहा है वो मिडिल क्लास तबका हो रहा है। वो मिडिल क्लास जो स्किलफुल तबका है, बाइज्जत रोजी कमाता है, टैक्स देता है, कोई उसका बैगेज नहीं है करप्शन का, उसके लिए मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि उसका पूरा बजट फ्रेमवर्क अपनी जगह से हिल गया है।
इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यूनिट महंगा हो रहा है। मतलब मीन दीज ऑल आर द फैक्ट्स दैट वी ऑल आर एक्चुअली गोइंग थ्रू, जिससे हम गुजर रहे हैं और जो हमारे ऊपर गुजर रही है। सो देयर इज नो नैरेटिव बिल्डिंग। यस, मे बी वन कैन से दैट कि इस मुश्किल सूरत हाल का फायदा उठाया जा रहा है और एक पार्टी उसका फायदा उठा के लोगों की सिंपैथीज अर्न कर रही है। That could be a little logical argument, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी नहीं है बयानिए में, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है दूध की नहरें हैं और शहद के जो हैं वो कुएं हैं और सब अच्छा है, ये तो वैसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। That's how I perceive that. लेकिन डॉक्टर साहब, whenever you come to a press conference, तो इन ओहदेदारों को चाहिए कि थोड़ा सा सच्चाई की अगर बात करें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो वो that suits the people more than only negative projection, और एक खामखा की एक बात ऐसी की जाए जो एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो ये चीज तो isn't it counterproductive to the government of today? जी बिल्कुल सही है। वन हैज टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए पहले आपने देखना है कि आपका किबला क्या है। अगर आपका किबला जो है वो अपनी पार्टी है, आपका किबला जो है वो सिर्फ आपकी हुकूमत है, आपका किबला जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट्स हैं, तो यकीनन फिर आप शुगर कोटेड बात करेंगे, गोलमोल बात करेंगे और एक जिसे कहते हैं ना हिजान, बल्कि गूमा गू की कैफियत जो है लिम्बो के अंदर रखेंगे। तो हमें लिम्बो के अंदर रखा जा रहा है। इस कौम के साथ मियां सैफ रहमान साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई वो ये नहीं हुई कि करप्शन हुई, ये छोटी ज्यादती है। इससे बड़ी ज्यादती ये हुई कि पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान और एक एवरेज पाकिस्तानी की जो फिक्री सतह है उसको इतना गिरा दिया गया है कि वो अब सोचने के काबिल भी नहीं है उस तरह। एंड that's not something exaggeration. I go to people, I go to universities, I talk to people in different industries, and I have experienced it myself कि लोगों को फिक्री तौर पे बहुत, मतलब मुझे याद है जब हम जवान हो रहे थे तो हमें इवन पाकिस्तान टेलीविजन जिसे स्टेट चैनल कहा जाता है उसमें भी हमें इल्म हिकमत की बातें सिखाई जाती थी और ऐसे अंदाज में कि हमारे अंदर वो समोती थी हमारे इर्द गिर्द मोहल्ले में। लेकिन अब तो थिंग्स आर टू डेवस्टेटिंग। सो ये जो लिम्बो की कैफियत क्रिएट की जा रही है जो सियासतदान करते हैं मुख्तलिफ शुगर कोटेड बातें करके, वो इसीलिए उस पे जिंदा भी हैं क्योंकि जनरली पीपल आर दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अदरवाइज अगर गलत को गलत और सही को सही करने वाली बात हो तो इमरान खान की पार्टी जो है उसका फर्द इमरान खान साहब के ऊपर एतराज करे, नवाज शरीफ साहब की पार्टी का फर्द नवाज शरीफ साहब की पार्टी और या उसके किसी फैसले पर एतराज करे। हमारा एतराज दूसरों पर है और ये फिक्री तनज़ली की एक बहुत बड़ी निशानी है कि आप अपने आप को, अपने गिरेबान को झांकना छोड़ देते हैं। And that's what happened in last 30-35 years. अच्छा डॉक्टर साहब, do you think that other stakeholders are also equally to blame for that? कि इसमें हम पॉलिटिशियंस को तो कहते हैं, जाहिर पॉलिटिशियन जो होता है वो फोर फ्रंट पे होता है, उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अवाम का मैंडेट होता है, उसके हाथ में लीवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और उस पर सबसे ज्यादा बोझ तो उसी पे पड़ेगा। तो लेकिन मेरा ख्याल है हमारे यहाँ कुछ ऐसा भी हुआ कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में कुछ इदारे मुंह जोर ज्यादा हो गए, कुछ ने एक दो ने नेक्सस बना लिया अगेंस्ट द थर्ड वन, जैसे कहा जाता है जी पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर लिया गया या टेक ओवर कर लिया गया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसमें बाकी लोग भी, तो मेरे ख्याल हर लीडिंग लाइट के जो लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो सिर्फ पॉलिटिशियन आर ओनली पॉलिटिशियंस टू ब्लेम फॉर दैट? एक के कंधे पे डालना जो है ये भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मतलब हम अगर कहें कि सियासतदानों ने ये कर दिया तो टेक्निकली ऐसा नहीं है। आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने भी किया होगा कुछ ना कुछ, आपके एजुकेशनिस्ट ने भी इसमें अपना हिस्सा बजुस्सा डाला होगा, आपके डॉक्टर्स ने, आपके वकील, हर एक ने अपना हिस्सा जो है इस तनज़ुली में डाला है। क्योंकि सियासतदानों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस जुमले के साथ आते हैं, इस मंशूर के साथ आते हैं कि हमने बागडोर संभालनी है रियासत की, हम लेके चलेंगे, हम डायरेक्शन देंगे, इसलिए हम उन्हें ज्यादा मुर्द इल्जाम ठहराते हैं, which does not make any sense। बिल्कुल सही। लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर सवाल तो ये उठाना चाहिए कि दुनिया की तारीख और इंसानी तारीख में जब पाकिस्तान जैसे हालात किसी मुल्क के हुए तो उन्होंने क्या किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बैक इन 1992 यूएसएसआर कोलैप्स हो गया जी।
यूएसएसआर क्लैप्स हुआ, उसकी सारी इकोनॉमी डाउन द ड्रेन हो गई। और उस वक्त जो लोग वहां थे उन्होंने, मैंने खुद सुना है जो वहां पे रहे, उन्होंने कहा कि हमने अपने घर के बाहर जो है आलू उगा के वो आलू खा के वक्त गुजारा। दैट वाज द कंडीशन। 1992 में यूएसएसआर कोलैप्स के बाद 2000 के बाद एक नया रशिया उभरा। वो रशिया जिसे सारे आज कहते हैं कि प्यूटन ये है, प्यूटन वॉर मॉन्गर है, वो है, इधर है, उधर है। लेकिन उसी रशिया और उसी प्यूटन की सरबराही में आज रशिया उस जगह खड़ा है कि वो जब नाटो कहती है कि हम एंटर हो रहे हैं यूक्रेन में, पूरा यूरोप कह रहा है, तो वो कह रहा है कि नहीं, आई वोंट लेट यू ब्रेक दी एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम जो हमने किया था 92 में, और उसने स्टैंड लिया उसका। सही बात। द पॉइंट इज कि ये पूरी जो 10 साल के अंदर यूएसएसआर कोलैप्स होता है और एक बार फिर वो आके उस सतह पे आ जाता है कि वो दुनिया की पावर को आंख दिखाता है, पूरे यूरोप और वेस्ट को कहता है कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाट डिड दे डू? मीन दैट्स द क्वेश्चन। वहां भी डेमोक्रेसी थी। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी जो है वो गलत, मतलब सही डेमोक्रेसी नहीं है, वो डेमोक्रेसी का लिबास पहना हुआ है, पीछे वही डिक्टेटरशिप। लेकिन उस जो जाहिर डेमोक्रेसी या पीछे जो अंदर डिक्टेटरशिप थी, उसने किया क्या? उसने सबसे पहले ओलिगार्क्स के ऊपर हाथ डाला। उसने कहा स्टेट विल डेवलप ओलिगार्क्स एंड स्टेट विल कंट्रोल ओलिगार्क्स। और जब किसी ओलिगार्क ने किसी वेस्टर्न या किसी और के साथ अपनी अलाइनमेंट की, तो उन्होंने फिर बताया कि आपके साथ हम अब करेंगे क्या। सही बात। That's the reason आज रशियन, दोबारा एक आम रशियन भी ऐसे सर उठा के बैठा हुआ है। आज एक आम चाइनीज भी ऐसे सर उठा के बैठा हुआ है। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये मतलब ये जो मैंने छोटा सा एक माजी मतलब हिस्ट्री से एक एग्जांपल दी, रीसेंट हिस्ट्री से, इससे मुराद ये है कि जब मैंने अपने चंद स्टूडेंट से ये सवाल किया कि व्हाई डू वी नीड सियासतदान, मीन लेट्स हैव सिविल ब्यूरोक्रेसी, let's have watchdog over civil bureaucracy, and people should be a part of that watchdog, and civil bureaucracy has to manage everything. Ultimately तो bureaucrats ही आपको पॉलिसी बना के दे रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, साइन कर रहे होते हैं, और फिर मिनिस्टर का ठप्पा लग जाता है। बिल्कुल सही है। So don't you think that at the moment where we stand today, instead of democracy के problems का रोना रप्पा की बजाय, why not let's talk about it कि नहीं यार, that's enough, let's come up with some idea जिसमें हम इन तमाम लोगों से जान छुड़ाएं, ये अपने अपने बिजनेसेस करें, अपने खेत खलियान चलाएं, अपने ज़राअत देखें, पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन ये सियासत का ड्रामा जो है ना, लेट्स क्लोज इट फॉर डाउन द लाइन 10 years, और इन 10 सालों में लेट्स वो जिसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स हैं, जिसका खान साहब ने भी वादा किया और वो नहीं कर पाए, और उन्होंने नहीं कर पाना था बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली राइट ना, उनके पास अक्सरियत थी ना कुछ था, उनका अपना आर्गुमेंट अपनी जगह दुरुस्त है, बट अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उनका ये आर्गुमेंट हुकूमत से उतरने के बाद ही सामने क्यों आया। मजा तो ये था कि जब वो हुकूमत में थे तो ये बात करते, करप्शन का रोना रोने की बजाय बताते कि वी वांट दिस चेंज, हम चाहते हैं लेकिन हमें नहीं किया जा रहा, हम पॉलिसी नहीं बना पा रहे, हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि करप्शन बहुत बड़ा इशू है जरूर, लेकिन उससे भी बड़े इशूज हैं, और मैं समझ रहा हूं कि कभी कभी हमें परवर्शन भी उससे बड़ा इशू लगता है, जो परवर्शन ऑफ माइंड्स हैं कि हमारे यहाँ स्वाय नफरतों के बीच बोलना, अनवांटेड डिबेट में कौम को डाल देना, बजाय इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे के उनको वर्क एक्शन मोड में डालें। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क तो मौजूद होता है मुल्क में, वो गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से मौजूद है, और उनका एक सेट प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए गए हैं, एक फ्रेमवर्क है, उनके पास लीवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो व्हाई डोंट दे डिलीवर? क्या व्हाई आर दे ऑलवेज वेटिंग फॉर अ सेवियर फ्रॉम द हेवंस? क्या दुनिया में यही मॉडल चलता है कि हर वक्त कुछ सेवियर आएगा? हर वक्त तो लीडर इमरान खान ही आएगा ना, या हर वक्त कोई गैल्वनाइजिंग पावर वाला, या हर वक्त कोई करिज्मेटिक लीडर आएगा? ये तो नहीं होता कि कौमों में कभी कोई करिज्मेटिक लीडर आता है या ग्लैमर लीडर आ जाता है, ग्लैमरस। बाकी तो कौमें काम करती रहती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा जी डॉक्टर साहब। मियां साहब बिल्कुल सही। ये जो इंतजार है कि देयर विल बी अ वन मैन हु वुड कम एंड वुड चेंज एवरीथिंग, दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। अब काम किस तरह सही हो सकता है? वेयर इज आई अंडरस्टैंड, मैंने आपको रशियन एग्जांपल क्यों दी, उसकी वजह यह है कि मैं हैरान हूं इस बात से कि पाकिस्तान वेस्टर्न डेमोक्रेसी के ऊपर बात तो करता है, लेकिन वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी हमारे यहाँ 35-40 सालों में अप्लाई नहीं हो सकती।
अगर नहीं हो सकी तो लेट्स गेट टू द ईस्टर्न डेमोक्रेसी, एंड दैट ईस्टर्न डेमोक्रेसी इज अ रशियन डेमोक्रेसी। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक सिल्वर लाइन जो है वो रूस पाकिस्तान का जो ट्रेड डील है, ये एक सिल्वर लाइन मुझे नजर आ रही है। तो आई थिंक वी हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, और हमें समझना चाहिए कि किस तरह रिस्ट्रक्चरिंग की गई, कौन से इदारों को और उनके कौन से लोगों को बिठाया गया जिन्होंने मुशावरत की, वो कौन सी कोर कमेटी थी, द रियल कोर कमेटी, जिसने बैठ के, जिसमें आपकी एस्टैब्लिशमेंट यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, आपकी सिविल एस्टैब्लिशमेंट और आपके फॉरगेट अबाउट पॉलिटिशियंस एट द मोमेंट, जो एमएनएज होते हैं, कभी 43 इस्तीफे देते हैं तो कभी कहते हैं ना लें हमारे इस्तीफे, फॉरगेट अबाउट देम। उनको आप सीधा ये जुमला सुनाएं, आप जाके बिजनेस करें, आप जाके ज़राअत करें, पाकिस्तान की ज़राअत में इजाफा करें, दिस इज व्हाट योर जॉब इज, बिकॉज आप सारे मेजॉरिटी जो है जमींदार और जागीरदार हैं, आप वो काम करें। हमें वो लोगों का एक कोर कमेटी जो 40 लोगों की हो, 50 लोगों की हो, 100 लोगों की हो, they have to come up with the deadly decision, I mean, hard rugged decision, and you have to go for some hard rugged decisions. उसमें जो एक काम किया जा सकता है, the done is done, forget about it. लेकिन from now let's make examples. चाइना की जब इमरान खान साहब मिसालें देते हैं कि इतने मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाल के ले आए, तो मुझे अफसोस होता है हमारे साबिक वजीर आजम पर कि आप जब जिस मुल्क की मिसाल दे रहे हैं उस मुल्क का मैकेनिज्म और सिस्टम देखें। वो सिस्टम वो नहीं है जो हमारे यहाँ है, हम 10-10 वोटों के लिए किसी को वजीर आला बना देते हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं है। सो you need to shift the entire system, और definitely इस सिस्टम शिफ्ट में नुकसान उन लोगों का है जो इस सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। मेरा आपका कोई नुकसान नहीं है, इसलिए हम खुल के बोलते हैं और फिर लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं। सही। डॉक्टर साहब, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक, तो नाज़रीन हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। The Knowledge School and ILM Group of Colleges आला तालीमी मयार के हामिल 2 नेटवर्क में सरमायाकारी करें और शानदार तालीमी मीरास का हिस्सा बनकर मस्बत तब्दीली लाएं। सरमायाकारी, अताए इख्तियार, रहनुमाई। जिंदगी कई जमानों से गुजरती है और हमें कुछ स्पेशल बना देती है। कभी वो ऑफिस का स्पेशल दिन, कभी मोहब्बत के आगाज का वो स्पेशल गिफ्ट, कभी उस्ताद की सुनी हुई वो स्पेशल बात, तो कभी कुछ स्पेशल की तलाश। ये स्पेशल लम्हे ही तो हैं जो हमें जीना सिखा देते हैं। कभी वो अंकल सलीम की स्पेशल चाय, कभी अम्मी के हाथ का स्पेशल खाना, तो कभी दोस्तों के साथ एक स्पेशल मूवी, तो कभी लाइफ का वो स्पेशल मोमेंट। ये सब बन जाता है जिंदगी का स्पेशल, और इसी स्पेशल को हम ला रहे हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने। स्पेशल टीवी, आज की सोच। ये प्रोग्राम गुफ्तगू में हम ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इसी दौरान हमें सलमान आबिद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। डॉक्टर अली हमजा की भी बात आपने सुनी, बड़ी उस पर सारी डिटेल बातें हुई हैं, पूरा एनालिसिस इन डेप्थ हमने किया है। सियासत, मईशत, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी तल्लुकात किस सिमत जा रहे हैं, और अवाम की जो बदहाली है वो भी पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ डिस्कस हुई है। सलमान आबिद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये जो सियासत किस रुख जा रही है, दोबारा आप देखें वो डाले की सियासत, वो आनी हथकंडे, वो गिरफ्तारियां, वो डाले आ जाते हैं, अचानक किसी के घर में दाखिल होते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर आगे झूठ सच का फिर वो सिलसिला अदालतों में शुरू हो जाता है, और वकला की वो जंग है, हर वकील के पास अपनी इंटरप्रिटेशन है कानून की, और आगे जाके वो अब फवाद चौधरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और अब तो ये भी शुनीद है कि लोगों की जुबान से आम है कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी भी ऑन दी एंडल है। जनाब आप इस पे क्या कहेंगे? जी सैफुर रहमान साहब, बात यह है कि इस वक्त तो जो कौमी सियासत है वो खालिस्तन एक बड़ी महाजराई और टकराव के माहौल में जा रही है, और ये जो सियासी इस्तेकाम की बातें की जा रही थी, माशी इस्तेकाम की बातें की जा रही थी, उसकी मंजिल तो दूर होती जा रही है, क्योंकि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई भी सियासी फरीक एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और जो सियासी इख्तलाफात हैं उसमें सियासी दुश्मनी का रंग गालिब आ गया है। और अनफॉर्चुनेटली सियासत के साथ साथ सियासतदानों का और इदारों के दरमियान भी क्लैश है। इमरान खान समझते हैं कि जो कुछ उनके खिलाफ हो रहा है उसमें अभी भी जनरल बाजवा की बाकियात शामिल है, या वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं
और समझते हैं कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाया गया है पंजाब का, ये मिली भगत के साथ लगाया गया है और उनका रास्ता रोकना चाहते हैं। उनके बकौल जिन लोगों ने उनको डेडलाइन लगाया है वही लोग जो है मोहसिन नकवी को वज़ीर आला के तौर पे लेके आए हैं। तो एक महाजराई का माहौल तो बना हुआ है इस वक्त कौमी सियासत में। अब हफ्ते वाले दिन मरियम नवाज भी पाकिस्तान आ रही हैं, तो अब एक और जो है वो पोलराइजेशन में और ज्यादा इजाफा होगा। और फिर ये भी तय नहीं हो पा रहा कि क्या 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, और जो 123 कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हुई हैं क्या वहां ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जी नई मर्दमशुमारी करने का फैसला कर लिया गया है और इंतखाबात जो है वो नई मर्दमशुमारी के नताइज के बाद होंगे, यानी इंतखाबात में ताखीर इख्तियार की जाएगी। कभी कहा जाता है कि जी टेक्नोक्रेट्स या माशी माहिरीन पर मुश्तमिल हुकूमत आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये 2 साल के लिए बुरी सेटअप आया है। तो एक अनसर्टेनिटी की पॉलिटिक्स है और इस अनसर्टेनिटी की पॉलिटिक्स में आपकी मईशत का जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो आपके सामने है। तो ये इसमें तो जिम्मेदार हम सब ही हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, आपके इदारे हैं। सब लोगों ने इस वक्त जो जिस किस्म की सियासत शुरू की हुई है उसमें नेशनल इंटरेस्ट तो बहुत पीछे रह गया है। सब एक सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर, पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है और यही वजह है कि हमारी सियासत जो है वो एक बड़े इंतशार की जानिब बढ़ रही है। अच्छा सलमान अहमद साहब, अभी आपने एक लफ्ज बोला बाकियात, जनरल बाजवा की बाकियात, तो इसका मतलब वो जो ए पॉलिटिकल होने के दावे थे वो वैसे के वैसे ही हैं, वो तो बस ऐसे खामखा का एक आई वॉश है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं? लेकिन ना बात यह है कि ये जो कहा जा रहा था कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, हो सकता है वो ए पॉलिटिकल हो गए हो, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो तो जाहिर करती है कि ना हमारे सियासतदानों ने माजी के तजुर्बों से कुछ सीखा है, ना हमारी जुडिशरी ने, ना हमारे इदारों ने कुछ सीखा है, और वही गलतियां खेली जा रही हैं। पसंद और नापसंद की बुनियाद पे किसको लाना है, किसको नहीं लेके आना, निगरान वज़ीर आला का इंतखाब हो या बाकी मामलात हो, तो लगता ही है कि हर मामले में जो कानूनी पहलू है, जो आईनी पहलू है, उसमें भी सियासत बालादस्त हो गई है। तो अब ऐसे में अगर हमने अपनी माजी की गलतियों से आगे सीख कर आगे नहीं बढ़ना, तो फिर हमारा क्या मतलब मुस्तकबिल क्या हो सकता है सिवाय आई वॉश करने के अलावा, चाहे अच्छे अच्छे खुशनुमा लफ्जों के बोलने के अलावा, तकरीरें करने के अलावा, आईनी नुक्तों के हवाले देने से ज्यादा। और इसके ज्यादा क्या है, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हो रही है वो तो आप देख ही रहे। अभी फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी आपने देखी है किस अंदाज में आई है, यानी अदालत 3 दफा कह चुकी है कि उनको अदालत में पेश किया जाए लाहौर हाई कोर्ट ने, और तीनों दफा उसकी हक़ मदूली हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। एडवोकेट जनरल पंजाब भी खामोश है, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद सब इस वक्त खामोश है। किसके फैसले के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है वो एक अलग सवाल है। तो हमारे यहाँ कौन सा यहाँ इदारों का एहतराम, कानून का एहतराम, आइन की पासदारी, जिसका जितना डंडा चलता है, जिसकी जितनी ताकत है, उसी के मुताबिक मामलात को डील किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अली हमजा साहब, आपने भी बात सुनी सलमान अहमद साहब की। मैं तो आपने चूंकि मैं और आप बात कर रहे थे वो रशियन जो कोऑपरेशन हमें हासिल होने का इम्कान है, जिसे आप सिल्वर लाइनिंग कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द टनल, और वाकई अगर वो मटीरियलाइज हो जाती है, आपको याद होगा कि माजी में भी एक युआन की करेंसी में एक बात हुई थी, लेकिन वो कई साल गुजरने के बाद अब शायद उसको कोई प्रैक्टिकल उसकी कोई मैनिफेस्टेशन सामने आ जाए। तो इसमें कितना आपका इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है? जी डॉक्टर साहब। जी मियां साहब, मैंने इसको सिल्वर लाइनिंग इसलिए कहा कि जिस तरह सलमान आबिद भाई कह रहे हैं कि एक मसाइल से भरी हुई सियासत की सिचुएशन है, सूरत हाल जो है उसके अंदर तजाद है और कुछ सीखा नहीं है रवायती सियासत, तो उसमें सिल्वर लाइन हमें यही नजर आ रही है। इस गिरती हुई मईशियत में आपको ये नजर आ रहा है कि आप एक ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड डील में जा रहे हैं मार्च के अंदर, जिसके साथ आप एक कोल्ड वॉर में रहे हैं और आपके सरनहरी के ताल्लुकात रहे हैं पिछले 30-35 बरस, 40 बरस, और अब वो दोबारा यू आर गेटिंग इनटू ट्रेड। और फिर वो युआन में आने से फायदा जो होगा, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान और रशिया का जो ताल्लुक बनेगा, जो ट्रेड डील होगी और युआन में इसकी अगर हम एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान और रशिया और चाइना इन्वॉल्व नहीं है। इट्स अ ग्लोबल गेम। नाउ व्हाट इज द ग्लोबल गेम? ग्लोबल गेम इज टू ब्रेक द हेजेमनी ऑफ अ डॉलर। और ये सिर्फ पाकिस्तान या चाइना नहीं सोच रही, चाइना, रशिया और ये पूरा ब्लॉक जो है और एक पूरा नुक्ता नजर है जो कि हेजेमनी को ब्रेक करना चाह रहा है।
आपको पता है ईरान के साथ जो है वो लोकल करेंसी में ट्रेड की बात चाइना कर चुका है एंड सो ऑन। सो मेरे ख्याल से अगर ऐसा हो जाता है तो ग्लोबली डॉलर की हेजेमनी जब ब्रेक होगी तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट। सेकंड, हमारा जो रिजर्व्स का इशू है, इसका मतलब है कि हम रशिया से जब हम ऑयल ट्रेड के अंदर जाएंगे तो इन फ्यूचर वी कैन गो फॉर द ट्रेड इन गंदम एज वेल एंड अदर थिंग्स। तो हमारी इसका मतलब है युआन के अंदर उस ट्रेड में भी, तो हमारे वो जो एलसीज ओपन करने का डॉलर में इशू है, वो डॉलर का इशू वक्ती तौर पर कॉम्पनसेट हो जाएगा। और हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है, बिकॉज पाकिस्तान इज एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री एट द मोमेंट, इससे इनकार करना मुमकिन नहीं है कि वी आर एनर्जी स्टार्व्ड नेशन। तो हमारा वो जो एनर्जी क्राइसिस है वक्ती तौर पर वहां से पुल इन कर लेंगे हम, एंड दैट विल हैव फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि हजारों लफ्ज़िशे हायल हैं लबों तक जाम आने में। सो ये सब कुछ जो हम होता देख रहे हैं, एक तो ये कि इसके पीछे कई सालों का काम हुआ होगा, लेकिन ये सब कुछ जो मार्च में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाएगा रशिया के और साथ युआन की करेंसी में अंदर, इसमें स्टिल देयर वुड बी पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड कि ऐसा हो, एंड वी हैव टू लुक आफ्टर कि हम उनको कैसे हैंडल करते हैं। जी सलमान आबिद साहब, आपने ये सुना कि डॉक्टर अली हमजा कह रहे हैं कि जो रशिया के साथ अब हमारे मुआहदे तय पाने वाले हैं जिसमें हम युआन में उनको पे करेंगे और डॉलर की वो जो चौधराहट है और वो जो उसकी जकड़ है उससे हम थोड़ा सा किसी हद तक रिलीफ मिलेगा, यानी और फिर क्योंकि एनर्जी स्टार्व्ड भी हम, तो एनर्जी भी वहां से हासिल हो सकती है। कल को इसी तरह की बात अगर आगे एक्सपेंड कर ली जाए कोऑपरेशन, तो उसमें हम उनसे गंदम भी ले सकते हैं। और वैसे भी सलमान आबिद साहब शायद आप एग्री करें कि दुनिया में अब इलाकाई तावन की जो मुआशी तावन का जो फ्रेमवर्क है वो बड़ा कामयाब जा रहा है। जैसे आसियान है आपके सामने, तो सार्क में तो हर हम कोई एक नॉन सीरियस अलायंस रहा है। सलमान साहब देखिए, बात यह है कि हमजा साहब ने जो बात की है ना वो बिल्कुल ठीक बात है, और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट है उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें बड़ी रीजनल कोऑपरेशन की बात की गई है और जियो कनेक्टिविटी और जियो इकोनॉमिक्स की बात की गई है। लेकिन सैफुर रहमान साहब, आप भी और हमजा साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि जब तक आपके यहाँ कोई इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, ये जितने मर्जी आप इनिशिएटिव ले लें इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अब मसला यह है कि आप यहाँ पर एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कह रहे हैं, एक दूसरे को की लान तान करते हुए तमाम हदूद को, रेड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे में रीजनल कॉपरेशन कहां से होगी, मुझे बताइए ना। और ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सवाल है ये भी पीछे रह जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जनाब आप एक इकोनॉमिक रोड मैप लेके आए 10-15 साल का, और हमें मिसाल दी जाती है मनमोहन सिंह की, हिंदुस्तान की, जैसे उन्होंने किया था कि इकोनॉमी के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, ना हुकूमत की तरफ से ना अपोजिशन की तरफ से। लेकिन अब सवाल यह है कि वो मनमोहन हम कहां से लेके आए, हमारे पास तो कोई मनमोहन सिंह नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां तो एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल स्कोर करती हैं। यानी आप देखिए ना, IMF की डील हो रही है तो अपोजिशन इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब ये बड़ा जबरदस्त जो है ना क्राइसिस पैदा हो जाएगा, IMF के साथ हम ये क्यों अपना मुल्क गिरवी रख रहे हैं। जब इमरान खान हुकूमत में थे तो जब वो IMF के साथ मामला तय कर रहे थे तो उस वक्त की अपोजिशन ये कहती थी। तो हम तो बाकायदा पॉलिटिक्स करते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। और फिर आप देखिए कि जितने भी आलमी मालियाती इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब आपको कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ रिफॉर्म्स करें, आप अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, आप अपनी अनसर्टेनिटी को खत्म करें ताकि हम आपके साथ कोऑपरेशन कर सकें। तो जो भी मुल्क आपके साथ रीजनल सतह पे कोऑपरेट करेगा, पहले वो ये देखेगा कि आपके यहाँ रीजनल स्टेबिलिटी, अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी क्या है, और इंटरनल स्टेबिलिटी में आप कितना ज्यादा वायबल है और कितना जाके आप बाकी मुल्कों के साथ मामलात को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, मिड टर्म बेसिस के ऊपर चला सकते हैं। वो अभी तस्वीर जो है ना हमारी नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आप आइसोलेशन में तो रीजनल कॉपरेशन नहीं होगी ना, आइसोलेशन में अगर आप रीजनल कॉपरेशन करेंगे तो नतीजे वही होंगे जो अभी हम भुगतते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि रीजनल कॉपरेशन जो है वो चल नहीं सकती ना आइसोलेशन में। आपको एक कनेक्टिविटी जोड़नी पड़ेगी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ साथ, उसको रिलेट करना पड़ेगा रीजनल कॉन्टेक्स्ट को, तब जाके उसके मुस्बत नतीजे सामने आएंगे ना। अच्छा सलमान अहमद साहब, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने अभी आज से 10-15 रोज कबल चीन के जो सफीर थे, अब तो वो ट्रांसफर हो गए हैं, नोंग डोंग, उनका इंटरव्यू किया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। तो उन्होंने एक बड़ी हैरानकुन बात बताई, जो हमारा कॉमन एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था हमारे कि जी इमरान खान के दौर में CPEC को बंद कर दिया गया या ये हुआ, ये मैंने सवाल उन्हें किया तो वो कहने लगे कि किसी दौर में भी हमारा कोई जो पाक चाइना कोऑपरेशन है अंडर दिस कॉरिडोर, जिसे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, बंद नहीं हुआ। और उस पर बल्कि आप, उन्होंने ये कहा कि आप हैरान होंगे कि कोरोना, जिससे सबसे ज्यादा चाइना बहुत इफेक्ट हुआ था और बड़े स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन प्लेस थे, उसके बावजूद हमने कोरोना में भी पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ तावन किया
इन प्रोजेक्ट्स में, बल्कि हमने एड के प्रोजेक्ट्स भी लगाए। यानी हालांकि चाइना से एड का तस्वर कम था, हमारे यहाँ एक ही तस्वर पाया जाता कि यूएस एड देता है, और उन्होंने बताया कि जी आपका ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा मेगा बिलियन। मियां साहब मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम पॉलिटिक्स करते हैं ना। अब देखिए ना कितना शोर हो रहा था कि जनाब के जो सी पैक का मामला है उस पर इमरान खान ने कंप्रोमाइज कर लिया है। फिर जब इमरान खान अपोजिशन में है तो वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने सी पैक पे कंप्रोमाइज कर लिया है, और वजाहतें जो है वो चाइना देता है कि नहीं जी कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, हमारा काम आगे बढ़ रहा है और हम आगे की तरफ वे फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो मसला यही है ना कि हम इस तरह के जो नेशनल इंटरेस्ट के जो मामलात हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ और फॉरेन इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है और रीजनल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर भी हम सियासत ही कर रहे हैं ना। अब वो एटीट्यूड कहां से लाएं जो हमें चाहिए पाकिस्तान को, एक मैच्योर किस्म का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एटीट्यूड, उसका फुकदान है। हम सब स्कोर कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ और वो उसी की वजह से हमारी सारी पॉलिटिक्स खराब हो रही है। सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है कि जब पीएमएलएन या पीडीएम मिसाके मईशत की बात करती है तो उस पे खान साहब का रद्द अमल जो है, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो मिसाके मईशत है ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और मैंने आपको मिसाल भी दी है मनमोहन सिंह के दौर की जो इंडिया में हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि मिसाके मईशत आइसोलेशन में नहीं होगा, आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा पॉलिटिकल मिसाक के साथ भी ना। अब अगर हम अपनी पॉलिटिकल मिसाक ठीक नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल लड़ाई करना चाहते हैं, महाजराई टकराव और अपनी सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में रखेंगे तो फिर मिसाके मईशत की क्या हैसियत रह जाएगी? क्योंकि दुनिया में जहां भी मईशत तरक्की करती है वो रिलेट करती है आपकी इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। प्रॉब्लम यह है कि हम हवा में बात कर देते हैं, शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, जरदारी साहब हो, कि जी मईशत को मजबूत करें। तो भाई मईशत को मजबूत करने के लिए पहले अपने पॉलिटिकल एटीट्यूड तो ठीक करो ना, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करो। अब देखिए ना कल खाकान अब्बासी का आपने इंटरव्यू सुना होगा हमजा साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इररेलेवेंट है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट तो हमारी वायबल ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो जब आपकी पार्लियामेंट इररेलेवेंट है तो अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को वीक कर दिया है, तो कैसे आप इकोनॉमी की जो है ना मजबूत दीवार बनाएंगे? या तो आप पॉलिटिक्स को बंद कर दें पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपके सामने दुनिया के दूसरे मुल्कों के तजर्बे हैं, फिर करें इकोनॉमी की बातें। लेकिन अगर आपने पॉलिटिक्स को भी चलाना है, इकोनॉमी को भी चलाना है, तो इन दोनों के दरमियान कोलेशन बिल्ड करें ना जी, अदरवाइज ये काम नहीं हो। सलमान साहब ये यकीनन आपकी बात सही है, इसमें पाकिस्तान के बहुत से एनालिस्ट मुतफिक हैं कि पार्लियामेंट अंडरमाइन हुई है और बाकी दो अदारे मुंह जोर हो गए हैं एट द कॉस्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट में एक बड़ी तनावर आवाज थी, वो इमरान खान की थी और उनकी टीम की थी। उस तनावर आवाज ने जब गुस्से में या रद्द अमल में वहां से निकली तो वो फिर उसको भी तो उन्होंने वॉक ओवर ही दे दिया ना एक तरह सिटिंग गवर्नमेंट को। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें तो तनकीद हो सकती है कि इमरान खान ने पार्लियामेंट का रास्ता क्यों छोड़ा। लेकिन सवाल यह है कि जब इमरान खान पार्लियामेंट में थे और उस वक्त की अपोजिशन भी थी, तो हमने कौन से तीर मार लिए थे पार्लियामेंट के अंदर? और ये कौन सी माजी की पार्लियामेंट में हमने बड़े तीर मारे? हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड सैफुर रहमान साहब पिछले 25-30 साल को देखे ना, तो हमने तो पार्लियामेंट को बाईपास करके फैसले किए ना सारे के सारे। इसलिए इमरान खान का भी कसूर है और नवाज शरीफ साहब का भी कसूर है और पीपल्स पार्टी की जिस वक्त वजारत उस्मा थी उसके भी कसूर है कि हमने हमेशा से पार्लियामेंट से बाहर जाके फैसले किए हैं। पार्लियामेंट को हमने वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। और इसी वजह से मिसाके मईशत की बात हो, मिसाके सही सियासत की बात हो, वो चलती नहीं है हमारे यहाँ जब हम पार्लियामेंट को रेलिवेंट करने के लिए सलमान साहब माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पाकिस्तान में सबका मुकदमा बड़ा कमजोर है। और डॉक्टर अली हमजा साहब बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई है। आप दोनों हजरात का शुक्रिया, अपना कीमती टाइम आपने दिया। तो नाजरीन आपने ये सारी बात सुनी, इसमें बड़े अच्छे अंदाज में, सारे मुदल्लल अंदाज में मुल्की हालात, ये जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, मिसाके मईशत, और जैसे अभी सलमान आबद साहब ने कहा कि सियासी मिसाक की भी जरूरत है, यानी ग्रैंड पॉलिटिकल हार्मनी की जरूरत है। और डॉक्टर हमजा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि मुझे कोई सिल्वर लाइनिंग, मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है इस तारीख गार के आगे जाके, और वो है जो रशिया के साथ पाकिस्तान चाइनीज युआन करेंसी में एनर्जी की तवानाई खरीदने की और गंदम खरीदने की आगे जितना भी डील कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आपने इसमें से कोई अच्छा नतीजा अखज़ किया होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां सैफुर रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।